Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद टीएस में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 28 जून को जो आपका लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक का डिस्कस करेंगे। तो आपका 1 to 20 वाला इसका पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है, जिसने वो ना देखो वो जाके देख सकते हैं, या फिर 19 मई का आपका जो एग्जाम पेपर हुआ था लैब असिस्टेंट का, उसको भी आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो बात करेंगे अभी हम, तो 21वां क्वेश्चन आपके पास था, फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है तो समुद्री जल, जंतु अस्थियां, चट्टाने या जीवाश्म। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, चट्टाने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, प्रजनन स्तर पर मधुमक्खियों में ड्रोन को क्या कहते हैं। ये बोला जा रहा है कि ड्रोन उसमें होते क्या है, तो इसके बारे में आपको पता होगा। अगर आपको नहीं जानकारी तो वो आपका पर्यावरण वाले जितने भी इसमें टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए इसमें ए ऑप्शन आपका मादा प्रजनक, नर प्रजनक, नर प्रजाई या फिर मादा अप्रजाई। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, नर प्रजनन। तो उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास है, पॉलिस्टरीन है तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो कौन सा इसका आपका राइट आंसर होगा ये पूछा जा रहा है। तो 23 का आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पॉलिस्टरीन होता है। अगर इसका आपका फॉर्मूला पूछा जाए, आपको कभी कभी पूछ लेता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है C8H8 और इनका पूरा होल में आपका यहाँ पे N आ जाएगा, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद अगर आपसे पॉलिस्टरीन का मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता है तो आपको वो भी नोट कर लेना है 440 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको बोला जाता है 464 डिग्री फ़ारेनहाइट या 513 केल्विन। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 430 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपको नोट कर लेना साथ ही साथ पे। उसके बाद बात करते हैं 24वां क्वेश्चन आपके पास है, उल्का पिरामिड पाया जाता है घास के मैदानों पे, ऊर्जा पिरामिड में, या बी ऑप्शन आपके पास है घास के मैदान के जीवन भार के पिरामिड में, सी ऑप्शन है जलीय तंत्र के जीवन भार के पिरामिड में, या फिर डी ऑप्शन आपके पास है जलीय तंत्र की संख्या के पिरामिड में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि आपका क्या है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जलीय तंत्र के जीवन भार के पिरामिड में। तो अभी आपके पास है 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण संलग्नता पाई जाती है मक्के में, मादा ड्रोसोफिला में, पक्षी में या नर ड्रोसोफिला में। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो नर ड्रोसोफिला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है 26वां क्वेश्चन नंबर है, D2sp3 संकरण में संकरित कक्षकों की आकाशीय वितरण होता है तो चतुष्फल की, अष्टफल की, वर्ग समतलीय या द्विपिरामिडीय। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसी सेम टू सेम आपका क्वेश्चन 19 मई वाले एग्जाम में भी बना हुआ था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 का बी ऑप्शन, अष्टफल की। 27 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, निम्न में से भारत का उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं तो जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, अंडमान में या फिर हिमाचल प्रदेश में। देखिए आसान सा क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, अंडमान में पाए जाते हैं। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आपके पास, हार्डी विनबर्ग नियम व्याख्या करता है तो ए ऑप्शन है गुणसूत्री विपणन का, बी ऑप्शन है आनुवांशिक अपसरण का, आनुवांशिक साम्यता का या उपयुक्त सभी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का सी ऑप्शन, आनुवांशिक साम्यता की स्थिति को व्याख्या करता है। 29 नंबर क्वेश्चन आपको दिया था, VSEPR सिद्धांत के अनुसार XeF4 जेनोन टेट्राफ्लोराइड यौगिक का संकरण निम्नलिखित में से संकरण की आकृति क्रमशः है sp3 चतुष्फलकीय, DsP2 समतल वर्गाकार, sp3d2 समतल वर्गाकार या sp3d2 अष्टफलक। ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे sp3d2 और समतल वर्गाकार। तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो आपका VSEPR है, ये सिद्धांत आपका सर्वप्रथम किसने दिया था ये पूछा जाता है, तो इसको आपको नोट कर लेना है सिज्विक तथा पावेल। सिज्विक और पावेल ने ये सिद्धांत दिया था, और अगर कब दिया था ये बात करें तो 1940 में ये सिद्धांत आपका दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो आपको मैं बेसिक साइंस में पढ़ा चुका हूँ पहले की वीडियोस में, तो इसको आप वहां जाके देख सकते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आपका होता है कैडमियम से होता है, मरकरी से होता है, आर्सेनिक से होता है या फिर आपका पानी में, पीने वाले पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। तो राइट आंसर इसका आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, पीने वाले पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण आपका क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और देता हूं। देखिए इसके बारे में 2-3 चीजें आपको नोट कर लेनी है। पहला आपको कि ये आपका कब स्टार्ट होता है, अगर ये पूछा जाता है तो जन्म के बाद ही ये आपका शुरू हो जाता है। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, त्वचा का रंग जो होता है, अगर पूछा जाए कैसा हो जाता है तो नीला, इसमें आपका त्वचा का रंग नीला हो जाता है, ये भी इसको आपको नोट कर लेना है। उसके बाद
इसका एक अलग नाम भी होता है जो कि आपका होता है साइनोसिस, तो इसको आपको नोट कर लेना है, साइनोसिस भी इसको बोला जाता है। तो ये 3 चीजें आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं। एक सिंग वाले भारतीय गैंडे को निम्न में से कहां संरक्षित किया गया है? तो देखिए आपको राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस बार भी आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनना तय है। तो देखिए आपका गिर वन, कॉर्बेट में, काजीरंगा में या बांदीपुरम में, तो ये आप सभी लोगों को पता होगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आपके एक सिंग वाले गैंडे को संरक्षित किया गया। अब पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आपका, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, आसाम में है। और उसके बाद याद आपको ये चीज नोट करनी कि यूनेस्को ने, UNESCO ने इसको कब अपनाया था, अपने उसमें लिस्ट में शामिल कब किया था? 1985 में किया था। किसको? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। और उसके बाद अगर पूछा जाता कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का आपका स्थापना कब हुआ था, तो आपको वो भी नोट कर लेना, 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका अगर एरिया पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको नोट कर लेना है यहीं पे, तो 859 किलोमीटर स्क्वायर, तो इतना इसका एरिया है। तो ये चीज आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास था, 32 नंबर क्वेश्चन है कि मिनी माता रोग का कारण क्या होता है? देखिए रोगों का कारण ये कहाँ पे इफेक्ट करते हैं और आपका किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बैक्टीरिया से, और ये इनके नाम भी साथ में आपको ये चीजें यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनना तय है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और आपको कम पढ़ना पड़ता है, मान लीजिए आपको 2 पेज पढ़ना है और वहां से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो आपको उन चीजों को पहले कवर करना है। आपको बाकी चीजें इतने बड़े बड़े लेंथी चीजें कवर नहीं करनी जहां से आपका क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है या नहीं भी जा सकता है। तो आपका सबसे पहला फोकस वही होना चाहिए कि कहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए आपका मिनी माता रोग के बारे में पूछा जा रहा है, तो पीबी, एचजी, सीडी या एएस, तो राइट आंसर इसका आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आप लोगों को पता होगा। तो पारे से ही आपका मिनी माता रोग होता है। तो इसमें क्या होता है, इसके बारे में 2-3 चीजें आपको नोट कर लेनी है। तो लगभग अभी तक का ऐसा है कि 35% लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगर 100 लोगों को ये रोग होता है तो 35 लोग उसमें से मृत्यु हो जाते हैं। तो उसके बाद देखिए अभी इसकी गणना के अनुसार अगर पूछा जाए कि 2001 में इसकी गणना हुई थी जब, तो उस टाइम पे इसका 1784 आपका मृत्यु हो चुकी थी 2001 की गणना के अनुसार। उसके बाद का ये बढ़ चुका होगा। तो अभी इसका सबसे पहले अगर पूछा जाए कि कहां पे हुआ था ये रोग, कहां पे मिला था, तो जापान में ये सबसे पहले आपको मिला हुआ था। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास 33 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है। तो ये है डीएनए से एमआरएनए का संश्लेषण को कहते हैं। देखिए इस टॉपिक को मैं आपको पूरा बेसिक बायो में अच्छे से कंप्लीट करा चुका हूं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है आपका, ट्रांसलेशन क्या होता है आपका, ट्रांसडक्शन क्या होता है और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। वहां पे मैंने आपको कोविड के बारे में भी बताया हुआ था कि किस तरीके से आपका कोविड काम कर रहा है, क्या इससे अपनी बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्यों इसको पहचान पाना इतना टफ हो गया था स्टार्टिंग में। तो आपको ये चीजें नोट कर लेनी है वहां से देख के। तो बायोलॉजी वाले पीडीएफ में, बायोलॉजी वाले वीडियो में आप जाके वहां पे देख सकते हैं, इसके बारे में पूरा आपको वहां पे ब्रीफ में मिल जाएगा इन चारों के बारे में। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूं, ए ऑप्शन ट्रांसक्रिप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, प्रोटीन का द्वितीयक संरचना को बनाए रखने वाला मुख्य आबंध कौन सा है? तो देखिए पेप्टाइड है, हाइड्रोफोबिल है या डाइसल्फाइड बंध है या हाइड्रोजन बंध है। तो इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बंध। अब देखिए जो आपका प्रोटीन का द्वितीयक संरचना की बात की जा रही है, यहाँ पे आपकी संरचनाएं होती है प्रोटीन की, टोटल 4 संरचनाएं होती हैं, जिसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं XeF4 का आंशिक ताप में जल अपघटन के द्वारा प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। जो आपका प्राथमिक संरचना होती है, एक होता है आपका द्वितीयक संरचना, एक आपका होता है तृतीयक और एक आपका होता है चतुर्थ संरचना। तो यहाँ पे आपके प्रोटीन के 4 संरचनाएं होती हैं। तो अब इसमें आपको हाइड्रोजन बंध का यूज किया है यहाँ पे। ये क्या करता है, सबसे पहला आपका इसका काम होता है स्थिरता प्रदान करता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि प्रोटीन में द्वितीयक संरचना में आपका स्थिरता कौन प्रदान करता है, तो उसमें अभी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध हो जाएगा। अभी उसमें हाइड्रोजन बंध करता क्या है, जो आपका एक एमाइड समूह होता है उसके O2 को ये दूसरे एमाइड समूह के H2 से जोड़ता हुआ है। तो आपका ये करेगा, क्या करेगा, एक एमाइड के O2 को दूसरे एमाइड के H2 से जोड़ता है। तो ये इसका काम होता है आपको इसका। और जो आपका द्वितीयक संरचना है, इसके बारे में एक जानकारी और ले लीजिए आप कि द्वितीयक संरचना वाले प्रोटीन जल में अघुलनशील और
रेशेदार होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्वितीयक संरचना में आपका अघुलनशील होता है या घुलनशील होता है या रेशेदार होता है, कैसे होता है। तो उस तरीके से आपको इसको नोट कर लेना है, अघुलनशील प्लस रेशेदार होता है। तो इसकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, आप वहां पे से ज्वाइन होकर देख सकते हैं। अगला 35वां क्वेश्चन आपके पास है, XeF4 का आंशिक ताप पर जल अपघटन से प्राप्त होता है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि आपका XeO3 मिलता है या फिर आपको XeOF2 मिलता है या XeOF4 मिलता है या XeF2 मिलता है। तो राइट आंसर इसका आपका, ये ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका XeF2 प्राप्त होता है। अगला 36वां क्वेश्चन आपके पास है, सेल्यूलोज है, तो आपके पास 4 ऑप्शन मिले हुए हैं यहाँ पे, तो इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हेक्सोस पॉलीसैकेराइड होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, प्लाज्मा झिल्ली में फ्यूलिक मोजेक मॉडल किसने दिया था। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन इसका आपका राइट हो जाएगा ए ऑप्शन, सिंगर और निकोलस ने ये दिया हुआ था। अगला देखिए, 4 ग्राम NaOH में आपका 250 सेंटीमीटर क्यूब विलयन घुला हुआ है, इस विलयन की मोलरता पूछी जा रही है। देखिए आप केमिस्ट्री की क्लास में जाके देख सकते हैं, केमिस्ट्री की आपको लगभग 2 घंटे की एक क्लास है जिसमें आपको पूरी केमिस्ट्री बता रखी है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, तो आपको वैसे भी वहां पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको मोलरता, मोललता, इन सारे फॉर्मूलों को पूरा ब्रीफ में अच्छे से समझा रखा है। तो इसका आपको मैं राइट आंसर बताऊंगा, और यहाँ पे आपको जिनको ये सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो वो जाके केमिस्ट्री की वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.4 m। 39 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, मानव नेत्र की सबसे भीतरी परत होती है, रक्तपटल, नेत्रपटल, दृष्टपटल या फिर दृढ़पटल। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दृष्टपटल होती है। और अभी आज के उसमें वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण मनुष्य के शरीर में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो B1, A, E या B12। तो इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, B12 के द्वारा होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर आपके आगे 41 से 60 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाएगा। अभी तक के आपके लगभग 3 पेपर सॉल्व किए जा चुके हैं, एक आपका यूबीटीआर का किया जा चुका है, जो स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले वही अपलोड किया हुआ था। तो यूबीटीआर का जिसने वो ना देखा हो वो जाके देख सकता है, उसमें जितने आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो दे रखे हैं, 30 मिनट की वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। उसके बाद आपका 2019 का 19 मई का एग्जाम पेपर पूरा अच्छे से ब्रीफ में सॉल्यूशन उसका आपको दे दिया है। उसके बाद आपका जो है 28 जून का है, इसका आज ये सेकंड पार्ट अपलोड किया जा रहा है, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन सॉल्व किए जा चुके हैं। और मॉक टेस्ट आपके 5 अपलोड किए जा चुके हैं, जिसने वो ना देखी हो वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। सिलेबस आपका काफी कंप्लीट किया जा चुका है, तो आप सिलेबस को जिसने स्टार्ट भी ना किया वो जाके वहां से शुरू से देख सकते हैं। और साथ ही में लाइव सेशन का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन निकलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। थैंक यू सो मच।